कोशिश करते हैं। भारत में बैंकिंग प्रणाली क्या है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बैंकों को परिभाषित किया गया है। ठीक है, बैंकों को किसमें डिफिनेशन दिया गया है बैंकों का? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में क्या कहता है? बैंक वह संस्थान है जो डिपॉजिट को स्वीकार करेगा और डिपॉजिटर जब भी उसे वापस मांगेगा बैंक को वापस करना होगा। ठीक है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो 1949 है, इसमें कहा जाता है, इसको परिभाषित किया जाता है बैंक को कि क्या है? बैंक वह संस्था है जो डिपॉजिट कोई भी व्यक्ति जो डिपॉजिट करता है, जैसे देखो यहाँ पे चित्र से समझो, ये देखो बैंक हो गया, बैंक में ये आदमी हो गया, ये गया यहाँ पे पैसा जमा किया और पैसा अपना जमा करता है और जब भी उसे ज़रूरत होगा तो वो बैंक से जाएगा, अपना पैसा रिटर्न ले लेगा। तो वही कह रहा है कि बैंक को परिभाषित किया गया है कि बैंक वह संस्थान है जो डिपॉजिट को स्वीकार करेगा और डिपॉजिटर जब भी उसे वापस मांगेगा बैंक को वापस करना होगा। क्लियर? समझ में आया बैंक के बाद? उसके बाद हम समझते हैं बैंक। बैंक कितने टाइप्स के होते हैं? ठीक है, तो बैंक 4 टाइप्स के होते हैं। पहला बैंक होता है कमर्शियल बैंक, जिसको वाणिज्यिक बैंक बोलते हैं। दूसरा बैंक होता है सहकारी बैंक, कोऑपरेटिव बैंक जिसको बोलते हैं। तीसरा बैंक होता है डेवलपमेंट बैंक, जिसको विकास बैंक बोलते हैं। और चौथा बैंक होता है इन्वेस्टमेंट बैंक, जिसको हम क्या बोलते हैं? निवेश बैंक। क्लियर? आगे हम देखेंगे कि जो कमर्शियल बैंक, यहाँ हमने पढ़ा, इसके पहले हमने क्या बताया? यहाँ बैंक बताया। तो अब हम कमर्शियल बैंक पे क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर हम कमर्शियल के बाद बाकी सारे बैंकों पे देखेंगे। तो कमर्शियल बैंक को हम देखते हैं। कमर्शियल बैंक को हम 2 श्रेणी में बांटते हैं। पहला होता है शेड्यूल कमर्शियल बैंक और दूसरा होता है नॉन शेड्यूल कमर्शियल बैंक। मतलब एक होती है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, दूसरी होती है गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। ठीक है, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को हम 4 क्षेत्रों में बांटते हैं। पहला होता है पब्लिक सेक्टर बैंक, जिसको हम सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बोलते हैं। दूसरा होता है प्राइवेट सेक्टर का बैंक। ठीक है, तीसरा होता है जो प्राइवेट सेक्टर होते हैं और फार्जन मतलब विदेशी बैंक जो होते हैं वो होते हैं। और चौथा टाइप का जो बैंक होता है वो रीजनल रूरल बैंक, ग्रामीण बैंक होता है। ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक को हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI और दूसरा होता है नेशनलाइज्ड बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक। क्लियर? और जो प्राइवेट सेक्टर के बैंक होते हैं इसको भी 2 टाइप्स में बांटते हैं। पहला होता है पुराने निजी क्षेत्र का बैंक और न्यू पैटर्न प्राइवेट सेक्टर बैंक। जो नए क्षेत्र में आ रहे हैं इस टाइम के जो बैंक, उनको हम क्या बोलते हैं? क्लियर? कमर्शियल बैंक आप लोगों को समझ में आया? कमर्शियल बैंक को हम 2 श्रेणी में बांटते हैं, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक और गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक। उसके बाद कमर्शियल से अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक को हम 4 क्षेत्रों में बांटते हैं। क्या क्या? सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक। पब्लिक सेक्टर बैंक को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक SBI होता है और क्या होते हैं? नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं। नेशनलाइज्ड बैंक हमारे, ठीक है, क्लियर? अब हम आगे देखते हैं अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक किसको कहते हैं। ठीक है, तो RBI एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल होना। ठीक है, कोई भी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कब कही जाएगी या कब बनेगा? जब उसको RBI का एक्ट 1934 में क्या किया जाता है? शामिल कर लिया जाता है। इसके लिए क्या क्या शर्तें हैं? कि इसकी कैपिटल 5 लाख होनी चाहिए। इन्हें RBI को विश्वास दिलाना होगा कि यह कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जमाकर्ता के हितों को नुकसान पहुंचे। क्लियर? यही 3 क्या है? अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक की जो कैपिटल पूंजी होती है वो 5 लाख होनी चाहिए और RBI को ये भरोसा दिलाना चाहिए होगा कि ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे जमाकर्ता के हितों को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, अगर कोई भी बैंक अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक बन जाता है तो उसे RBI एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल कर लिया जाता है। क्लियर? आगे हम देखेंगे जब RBI के अनुसूची 2 में शामिल कर लिया जाता है RBI एक्ट 1934 के तहत, तो RBI से भाई बैंक को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती है? ठीक है, तो देखो RBI को बैंक से सुविधा क्या क्या प्राप्त होती है कि RBI से ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अगर किसी को उधारी लेना, अब किसी बैंक को उधारी लेना हो, ऋण लेना हो, तो क्या कर सकता है? RBI से प्राप्त कर सकता है। इन बैंकों के बिल ऑफ एक्सचेंज को RBI प्रथम श्रेणी का मानते हुए उन्हें ऋण की सुविधा देती है। ठीक है, उसके बाद बैंकों को CRR और SLR भी रखना कंपल्सरी हो जाता है। ठीक है, इन बैंकों पर RBI एक्ट 1934 तथा बैंकिंग रेगुलेटर एक्ट 1949 के प्रावधान लागू होते हैं। ठीक है, यही हमने बताया कि यदि बैंक हमारा देखो यहाँ पे पीछे हमने क्या बताया कि अगर कोई भी बैंक है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक हो जाता है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो जाता है, तो उससे क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं RBI से? कि RBI को ऋण ले सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज को RBI प्रथम श्रेणी मानते हुए ऋण सुविधा दे सकती है, उन बैंकों को CRR और SLR रखना होगा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं जो गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक है, जैसे जो नॉन का शेड्यूल कमर्शियल बैंक है, RBI एक्ट 1934 की दूसरी अनुसूची में ये शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, RBI से ये उधार भी नहीं ले सकते। जब इसकी अनुसूची 2 में शामिल नहीं है तो उधार भी नहीं ले सकते। कुछ लोकल एरिया बैंक तथा शहरी सरकारी बैंक, केवल ये क्या है? 3 ही हैं। नॉन गैर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक कितने हैं? 3 हैं। इसको भाई याद रखना तुम लोग। ठीक है, आगे देखेंगे। अब हम आते हैं स्टेट बैंक। ठीक है,
स्टेट बैंक। अब स्टेट बैंक क्या है था? स्टेट बैंक देखो, पहले मैं स्टेट बैंक की पूरी कहानी बताता हूँ। जब हमारा देश आज़ाद नहीं था तो उसके पहले 3 बैंक थे। कौन कौन? बंगाल प्रेसिडेंट बैंक, उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंट बैंक और मद्रास प्रेसिडेंट बैंक। ठीक है। 1921 में क्या किया गया? इन तीनों बैंकों का विलय कर दिया गया और क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। फिर क्या है कि भारत सरकार ने इंपीरियल बैंक इंडिया को हिस्सेदारी को क्या किया? खरीद लिया। और 1 जुलाई 1955 को इसी को क्या बनाया गया? एसबीआई, स्टेट रिस्पॉन्सिबल बैंक। ठीक है। कब बना? एसबीआई का गठन कब हुआ? 1 जुलाई 1955 को। क्लियर रहेगा? एसबीआई में इन तीनों बैंकों का विलय कब हुआ? 1921 में। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को? चलो भाई ठीक है, ये 2 स्लाइड लग गया है क्या? ठीक है। अब एसबीआई एक्ट 1955 की हम बात कर लेते हैं। ठीक है। देशी रियासतों के 8 बैंकों को एसबीआई का सहयोगी बैंक घोषित किया गया। ये देखो 8 बैंक थे। कौन कौन? स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर, स्टेट बैंक ऑफ जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। ठीक है। इन जो है 8 बैंकों को एसबीआई का एसोसिएट सहयोगी घोषित किया गया। उसके बाद अब आओ एसबीआई के बारे में जानते हैं। 1 अप्रैल 2000 कि एसबीआई की वर्तमान स्थिति क्या है। ठीक है। तो 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ? इस स्टेट बैंक के सभी सहयोगी बैंकों, स्टेट बैंक के जितने एसोसिएट से, हमने दिखाया यहाँ पे कितने एसोसिएट से एसबीआई के? 8। ठीक है। उस इन 8 बैंकों को, सहयोगी बैंकों को और भारतीय महिला बैंक को एसबीआई में विलय कर लिया गया। क्लियर? एसबीआई का कोई भी सहयोगी बैंक नहीं है, याद रखना। एसबीआई जो है इसका कोई भी सहयोगी बैंक नहीं है। भारतीय स्टेट बैंक वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा बैंक है। ठीक है। इसकी 23% हिस्सेदारी है, वही लोन और डिपॉजिट मार्केट में 25% हिस्सेदारी है। क्लियर? एसबीआई की एसएस मार्केट में कितनी हिस्सेदारी है? 23% और लोन और डिपॉजिट मार्केट में 25%। क्लियर? आगे देखते हैं। वर्तमान में एसबीआई में भारत सरकार की 50% से अधिक की क्या है? हिस्सेदारी है। ठीक है। यह राष्ट्रीयकृत बैंक है, सूची में शामिल नहीं है। ठीक है। अपने स्थापना के समय से ही यह राज्य के स्वामित्व वाली संस्था है। जब से इसकी स्थापना हुई है स्टेट बैंक की, ये क्या है? अपने स्वामित्व वाली, राज्य के स्वामित्व वाली क्या है? संस्था है। अब विश्व के 100 बैंकों में एसबीआई भी शामिल है, जिसका ग्लोबल रैंकिंग कितना है? 55 है। क्लियर? करंट भी हमने इसमें अपडेट कर दिया। करंट भी तो हमने क्या किया? इसमें अपडेट कर दिया। करंट में कुछ भी नहीं जानना है आप लोगों को। करंट में इतना बस जानना है कि एसबीआई और इसके जो 8 सहयोगी बैंक थे उनका विलय कब किया गया? 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है। उसके बाद इसमें एसबीआई, उसके 8 सहयोगी बैंक और महिला बैंक का भी विलय एसबीआई में किया गया। क्लियर? एक चीज़ जाननी है। दूसरी चीज़ क्या जाननी है इसमें जानने वाली? कि मार्केट का, कि एसबीआई का कोई सहयोगी बैंक नहीं है। आप इसकी हिस्सेदारी को भी समझ सकते हैं। क्लियर? आई होप, मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी के आगे हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।